नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा है। आपको बता दें कि पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी मुंबई और पालघर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम सुबह करीब 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। यहां पीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के बाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही 1560 करोड़ के 218 फिशरीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दोपहर 2 बजे ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। धुर्वा के शहीद मैदान में होगा ये कार्यक्रम। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ दोपहर 2 बजे आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये कार्यक्रम रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो आज वो तारीख है 30 तारीख, जिसमें बताया जा रहा था कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और आज दोपहर 2 बजे का समय लगभग बताया जा रहा है, जिस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब से 2 दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि 30 तारीख का वो दिन होगा जिस दिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना, एक आदिवासी वोट बैंक इनका काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में मिल सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 4 दिन से भारी बारिश के चलते गुजरात के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से पिछले 3 दिनों में 26 लोगों की जान चली गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और करीब 1200 लोगों को बचाया भी गया है। गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पंछेरिया ने कहा, आज पूरे दिन कच्छ में भारी बारिश हुई है। सेना और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। प्रशासन के साथ इसे लेकर बैठक हुई है, जिसमें बिना किसी जानमाल के नुकसान के साथ आगे काम करने को कहा गया है। बिजली, पानी और साथ ही अन्य व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पिछले कई दिनों से या कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो गुजरात की स्थिति दिन पर दिन चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। चूंकि बाढ़ और बारिश के चलते अभी भी कई इलाकों में भारी पानी की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और अब आपको बता दें कि ये 26 लोगों की मौत नहीं, अब ये आंकड़ा गुजरात में और ज्यादा बढ़ गया है, जो कि 35 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि 35 से ज्यादा लोगों की वहां पर अब मौत हो चुकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और लोगों को बचाने का प्रयास पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी तक जैसा कि बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा लोगों को
बचाया जा चुका है। पीएम मोदी ने खुद सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत भी की, हालचाल जाना। वडोदरा, द्वारका, जामनगर, राजकोट में बचाव कार्य तेज हो गया है और ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा कर सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा कर सकते हैं। कच्छ में आज पूरा दिन तक मांडवी में और नलिया नखत्राना में बारिश शुरू हुई है। परिस्थिति 2 से 5, 6 फुट 10 फुट तक पानी सोसाइटी और मोहल्ले में है। तो बचाने के लिए हमारी आर्मी टीम पूरी एक स्टैंड बाय रखी है। मांडवी में, नखत्राना और नलिया जो पूरा कोस्टल एरिया है, इसमें भी हमारी एक टीम वहां काम कर रही है। आज सुबह तक और एक आर्मी की टीम और एक SDRF की टीम भी हमने मोरबी से मंगवा ली है। तो कल से वो भी बचाव काम में लग जाएगी। अभी प्रशासन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है, तो पहले हमें किसी का जान 0 कैजुअलिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, खबर जयपुर से है। जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जो आपको बता दें कि निर्माणाधीन इमारत भरभरा करके गिर गई है। SDRF की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और इस दौरान 4 लोग बताया जा रहा है कि यहां पर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में पूरा ये मामला सामने आया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार देर रात ये बड़ा हादसा हो गया। यहाँ जवाहर नगर में एक 2 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई, जिसमें 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। हादसे के समय इमारत निर्माणाधीन थी। इमारत के नीचे कुछ जूस की दुकानें भी थीं, जो कि मलबे में दब गई हैं। हादसे के बाद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी गई है। ये इमारत निर्माणाधीन थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को इस इमारत के दीवार में दरार आ गई थी, जिस कारण ये पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो वहीं हादसे के समय इमारत के अंदर कितने लोग थे, इसका पता लगाया जा रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ हादसे के दौरान कई लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, लिहाजा प्रशासन जगह खाली करवाने के साथ ही फंसे हुए लोगों की जानकारी जुटाकर उन्हें रेस्क्यू करने में लगी हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये देर रात हादसा हुआ है और अभी भी बताया जा रहा है कि यहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अचानक से बताया जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत जो कि गिर गई थी, निर्माणाधीन बताई जा रही है ये इमारत, और जिसके बाद 4 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी जांच पड़ताल जारी है कि इस इमारत ढहने के बाद कितने लोग इस दौरान यहां पर फंसे हुए हैं और लगातार टीमें वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास जारी है। देर रात चूंकि यह हादसा हुआ, उसके बाद बिजली सप्लाई को भी पूरी तरीके से इलाके में रोक दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी दी, इमारत निर्माणाधीन बताई जा रही थी और अभी फिलहाल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 14 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का कहर देखा जा रहा है। गुजरात, ओडिशा में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश ने गुजरात में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 14 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
उधर गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। ये ओडिशा के दक्षिणी तट और आंध्र प्रदेश तक जाएगा। इसके चलते ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, न्यायगढ़, खुर्दा, पुरी, नुआपाड़ा, बारगढ़, बौद्ध और सोनेपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर अरब सागर में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके चलते गुजरात के राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगस्त में 378.5 मिलीमीटर बारिश हुई। ये शहर में पिछले 12 साल में बारिश का हाईएस्ट है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में तेज धूप दिखी, जिससे कि गर्मी उमस देखने को मिली। रीवा में दिन का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। चारों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में टेम्परेचर 31 डिग्री से ज्यादा रहा। तो 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो भारी बारिश के चलते गुजरात में तबाही साफ तौर पर देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल अगर बात की जाए तो तापमान वहां पर थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी और उमस के चलते लोगों को वहां पर कुछ परेशानियां हुई, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। बात की जाए तो साइक्लोन का प्रकोप भी यहां पर देखने को मिल रहा है। चक्रवात तूफान का प्रकोप यहां पर कई राज्यों में देखा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और साथ ही अलर्ट भी जारी कर दिया है। ह्यूस्टन, टेक्सास में हाल ही में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान की एक विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया। ये मूर्ति न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अमेरिकी समाज में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक भी है। इस मूर्ति का निर्माण श्री चिनाजियार स्वामी जी के नेतृत्व में हुआ, जो हिंदू धर्म और वेदांत के प्रसिद्ध प्रचारक हैं। इस मूर्ति का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय को अपनी आस्था और परंपराओं के प्रति गर्व और स्थिरता प्रदान करता है। हनुमान जी की यह मूर्ति, जो कि अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, एक ऐसा केंद्र बनने की और अग्रसर है जहां न केवल भारतीय बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में आ सकेंगे। हालांकि इस मूर्ति को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ लोगों ने इसे अमेरिकी संस्कृति के साथ सामंजस्य में ना होने का तर्क दिया है, तो साथ ही इसे डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता भी करार दिया, जबकि अन्य ने इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा है, जो केवल एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि ये मूर्ति उनके धार्मिक विश्वास और संस्कृति के वैश्विक प्रसार का प्रतीक है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी समेत दुनिया के कई शहरों में हिंदू देव प्रतिमाओं की स्थापना और मंदिर निर्माण हुआ है। भारत के बाहर दुनिया भर में हिंदू अध्यात्म और वैदिक सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है। इसी बीच हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाएगा। ये मूर्ति न केवल अमेरिका में बल्कि भारत के बाहर स्थापित सबसे ऊंची श्री हनुमान जी की मूर्ति है। इसे भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से 18 अगस्त तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ स्थापित किया गया। इस मूर्ति का निर्माण श्री चिनाजियार स्वामी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो एक प्रसिद्ध वेदांताचार्य है। ये परियोजना एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उत्तर अमेरिका में सनातन धर्म के प्रसार का प्रतीक भी मानी जा रही है। हनुमान जी की ये मूर्ति भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है।
जो सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक स्थल के रूप में स्थापित की गई है। हालांकि इस मूर्ति को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई है, खासकर उन लोगों की ओर से जो इसे अमेरिका की सांस्कृतिक धारा के विपरीत मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के अनुयायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें अपनी आस्था और परंपराओं को दुनिया भर में फैलाने का अवसर देता है। इस मूर्ति का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करना है, बल्कि इसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना है जो दुनिया भर में हिंदू धर्म और उसकी शिक्षाओं का प्रसार कर सके। लेकिन बात अगर सनातन की है तो इसके विरोधी कम थोड़ी ना है। वो आखिर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। एक चर्च के करीब 25 लोगों के समूह ने भगवान हनुमान जी का विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के नेता ग्रेग गेरवाइस ने वायरल फेसबुक वीडियो पोस्ट में से एक में हनुमान जी को डेमोन गॉड यानी राक्षसों का देवता करार दिया है। ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने मंदिर के संयुक्त सचिव डॉक्टर रंगनाथ कंडाला ने कहा कि शुरुआत में हमने सोचा कि समूह मूर्ति देखने के लिए वहां आया था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में इंटरनेट या किसी चीज पर पढ़ा था। वीडियो में समूह को प्रार्थना करते और भगवान हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर वामावर्त घेरे में चलते देखा जा सकता है, जिसके बाद आलोचनाओं का सिलसिला कुछ यूं बढ़ा कि कुछ प्रदर्शनकारी मंदिर की ओर जाने लगे और कहने लगे कि यीशु ही एकमात्र सच्चे भगवान है, सभी झूठे देवता जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन सनातन और हमारी शिक्षाएं कहती है कि अपनी पूजा करो लेकिन सबका सम्मान करो। इन सब के बीच सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब भी हिंदू देवी देवताओं का झंडा 7वें आसमान पर होता है तो वेस्टर्न मीडिया, घरेलू विपक्ष और दोगले लिबरल लोगों का ये पेट क्यों दर्द करने लगता है। ये प्रतिमा सिर्फ सनातन का ही प्रचार नहीं बल्कि उसकी शक्ति का भी पुरजोर प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब आपको बता दें 90 फीट ऊंची मूर्ति की विशेषताएं क्या रही। ये मूर्ति 90 फीट ऊंची है, खासतौर पर पहली ये विशेषता यहाँ पर है। वहीं अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति ये बताई जा रही है। मूर्ति ह्यूस्टन के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर शुगरलैंड टेक्सास में स्थित है, जो अब एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। साथ ही धार्मिक महत्व इसका बता दें, इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनियन भी कहा जाएगा। मूर्ति का निर्माण मूर्ति पंचधातु से बनी है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और मजबूत मानी जाती है। योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी की खूब चर्चा हो रही है। इस पॉलिसी में जहां अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी तो वहीं सकारात्मक कंटेंट क्रिएटर को प्रोत्साहन की घोषणा भी की गई है। नई पॉलिसी के तहत फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। तो वहीं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बल्ले बल्ले है जो सकारात्मक कंटेंट बनाते हैं। देखिए यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की क्यों हो रही है चर्चाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी का मकसद फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट को रेगुलेट करना है। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। सरकार ने नई नीति के तहत स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर गंभीर परिणाम होंगे, जिसमें 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अश्लील कंटेंट परोसने पर भी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए खुशखबरी है जो सकारात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। यूपी सरकार ने इसके लिए विज्ञापन की व्यवस्था की है। सरकार का मकसद लोगों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर को भुगतान के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट इन्फ्लुएंसर को अधिकतम सीमा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपए महीना तय की गई है।
इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह तय की गई है। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि समाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही दिशा में होगा। कनाडा की नई फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी ने भारतीय युवा सहित 70,000 से अधिक विदेशी छात्रों को उनके करियर पर संकट खड़ा कर दिया है। ये छात्र अपने देश भेजे जाने के जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो एक नए उम्मीद से कनाडा आए थे। जब जस्टिन ट्रूडो सरकार के एजुकेशन परमिट को सीमित करने और स्थायी निवास के नामांकन को कम करने के फैसले से परेशान है और इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे कनाडा में छात्रों ने अलग अलग प्रांतों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां आयोजित कर रहे हैं और इनमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओंटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट में नई इमिग्रेशन पॉलिसी ने कैसे भारतीय छात्रों समेत अन्य सभी छात्रों को प्रभावित किया है। हैं यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़ से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में अब भूचाल आ गया है। जहां यौन उत्पीड़न के मामलों में अब तक 17 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं इन आरोपों के बीच मलयालम मूवी आर्टिस्ट की एसोसिएशन यानी कि AMMA को भी भंग कर दिया गया है। पुलिस इन आरोपों को लेकर के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से पूछताछ कर सकती है। बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। तो वहीं अपनी हद के फिल्मों के लिए जानी जाने वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये काली सच्चाई सच में चौंकाने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और दिलचस्प पटकथा के भारत समेत पूरे विश्व में मशहूर केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों कुछ गंभीर और संगीन मामलों को लेकर चर्चा में है, जहां मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ अभिनेत्रियों ने अपने कुछ साथी कलाकारों पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे पहलू को उजागर कर दिया है। जिन आरोपों के दायरे में मलयालम फिल्म जगत के ऐसे नाम आए हैं जो उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम। वास्तव में मलयाली फिल्मों के मशहूर एक्टर और CPIM से कोल्लम के विधायक मुकेश M के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिन पर एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सीनियर एक्टर मुकेश के साथ साथ 7 अन्य कलाकारों पर फिल्म के सेट पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने केरल पुलिस को भी दी है। एक्टर मुकेश के अलावा जयसूर्या पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए मीनू मुनीर ने कहा है कि एक दिन जब वह बाथरूम से बाहर आ रही थी, तब जयसूर्या ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। इससे पहले मीनू मुनीर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में 2013 की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि फिल्म के सेट पर उनके साथ फिजिकल और वर्बल हैरेसमेंट हुआ है। यही नहीं, एक दूसरी एक्ट्रेस रेवती संपत ने सीनियर मलयाली एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ त्रिवंद्र म्यूजियम पुलिस स्टेशन में रेप केस दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक्ट्रेस रेवती संपत ने अपनी शिकायत में बताया कि 8 साल पहले साल 2016 में सिद्दीकी ने उन्हें एक फिल्म के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मस्कट होटल में बुलाया था, जहां उनका शारीरिक शोषण किया गया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से महिला कलाकारों के साथ यौन शोषण के आरोप लगते चले आ रहे हैं, जिसकी जांच के लिए 2019 में रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। 4 साल बाद 19 अगस्त को हेमा कमेटी ने केरल सरकार को 233 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई बड़े कलाकारों द्वारा शोषण किए जाने की बात सामने आई, जिसमें एक्टर मुकेश, जयसूर्या, एक्टर इडावेलू बाबू और सिद्दीकी के साथ साथ बाबू राज और डायरेक्टर रंजीत पर भी ऐसे संगीन आरोप लगाए जा चुके हैं। इन आरोपों को एक ओर जहां CPIM नेता और एक्टर मुकेश इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए AMMA के प्रेसिडेंट और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल समेत
17 मेंबर्स ने अपने पद से इस्तीफा देकर मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को बीते 27 अगस्त को भंग कर दिया था। वहीं मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है, जहां मामले बीएनएस की धारा 354 के तहत दर्ज किए गए हैं। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया में अपने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए जानी जाने वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये काली सच्चाई सबके लिए शॉकिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।